मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख देती है। सभी फौजी भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। जिन बच्चों का फिजिकल हो चुका है वो अपनी मेहनत में खूब रंग डालने की कोशिश कर रहे होंगे। जिनका 16 तारीख को पेपर है, आपकी मेहनत में थोड़ा सा रंग और डालने के लिए बच्चों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए मैराथन क्लास टारगेट 30/30। ठीक है जी। तो आपका समय बिना गवाए शुरुआत करते हैं अनुपात के चैप्टर से बच्चों। चैप्टर वाइज जो आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से मेरे पास क्वेश्चन रहेंगे। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 2a बराबर है 3b बराबर है 5c। तो बच्चों इसमें क्या करते हैं, बिल्कुल आसान है, जिसमें a b और c का अनुपात पूछेगा तो a का अनुपात बताने के लिए बच्चों क्या करना है, a को छुपाना है, दोनों की गुना करनी है, 3 पंजो 15। b को बताने के लिए b को छुपा देना है, 5 दूनी 10। और c को बताने के लिए c को छुपा देना है, 3 दूनी 6। तो आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, आपने बेसिक मेथड से तो बहुत किया होगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे देखते ही आंसर आ जाएगा। मैं पहले आपके लिए एक बार ऑप्शन लिख देता हूं कि ए बी और सी डी का हमें अनुपात बताना है, और मेरे पास ऑप्शन दे रखे हैं ये। दूसरा ऑप्शन है बच्चों 9 15 17 12। तीसरा ऑप्शन है बच्चों 9 17 12 15। ठीक है जी। अब क्या होता है बच्चों, ये ऊपर वाला अपना पहला क्वेश्चन हो चुका है जिसको मैं मिटा देता हूं। अब अगला क्वेश्चन में, अब देखो बच्चों ए अनुपात बी, ये जो जो ओरिजिनल अनुपात होता है, जो वास्तविक अनुपात होता है, वो बोलता है किसी की माँ किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि मेरे को चेंज कर दे। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो ए और बी का अनुपात है ना, वो 3:4 ही रहेगा, हमेशा ही 3:4 रहेगा। अब मेरा काम बस इतना है, मैं आगे का रेशियो भी नहीं देखूंगा, मेरा काम बस इतना है कि इन ऑप्शन में से मैं ये देख लूं कि 3:4 कौन सा है। एक और ऑप्शन रहता है बच्चों, वो लिख देता हूं 9 15 12 17। ठीक है जी। अब देखो ए और बी है, ए और बी का अनुपात 3:4 रहेगा। तो चलिए देखते हैं, 3 तिया 9 3 चौके 12। एक तो ये ऑप्शन आ गया मेरा, 3 तिया 9 3 पंजो 15, ये गलत आ गया। 9 17 का 9 17 ही रहेगा, 9 15 का 3 5 आ जाएगा। तो बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से मेरा ऐसे आंसर आ सकता है। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर कि ए अनुपात बी दे रखा है बच्चों 1/2 और 3/8। बी रेशो सी दे रखा है, ए और बी का अनुपात दे रखा है बच्चों 1/2 और 3/8। ठीक है जी। और बी अनुपात सी दे रखा है बच्चों 1/3 और 5/9। करना वही इसमें है, मैं ऑप्शन लिख देता हूं 6 4 8 10। बी का है 6 8 9 10। और सी ऑप्शन बच्चों अपने पास है 8 6 10 9। और डी ऑप्शन है 4 6 8 10। ठीक है जी। ये अपने पास ऑप्शन है। अब करना क्या है, पहले इसको सोल्व कर लो। देखो मैंने पूरा क्वेश्चन भी नहीं लिखा, लेकिन हम आंसर कर सकते हैं कैसे, 2 चौके 8। अब 4 उस साइड चल जाएगा बच्चों, 4:3 आ गया। इसको सोल्व करके ए अनुपात बी का, ए अनुपात बी कितना आ गया बच्चों अपने पास 4:3। इसका मतलब क्या है कि ये भी ऐसे बोलता है कि किसी में इतना दम नहीं कि मेरे को 4:3 से के अलावा कुछ और लिख दे। हाँ, अपन मल्टीपल में इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा के लिख सकते हैं, जैसे 16 लिख दिया 12 लिख दिया, तो कट के वापस से 4:3 आ जाएगा। लेकिन क्या कहता है कि मेरी जो ओरिजिनल फॉर्म है वो सेम की सेम रहेगी। अब देखो 4:3 है, तो पहली बात तो अगर मैं इसको देखूँ तो ए बड़ा है बी से, है ना, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से। अब ए छोटा है बी से, ए छोटा है, दो ऑप्शन तो बच्चों वैसे ही कट हो जाएंगे। ठीक है। अब ये देखना कि 4:3 कौन सा है। अगर मैं इसको काटूं, 2 दूनी 2 चौके और 2 तिये, एक तो मेरा ये है। अगर मैं इसको देखता हूँ 2 तिये और 2 दूनी, ये 3:2 है, तो ये आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। आपको कॉपी पे लिख के वैसे करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन देखो और ये देखो कि वो रेशियो कितना है। अगला क्वेश्चन है ऐसे ही
कि ए अनुपात बी, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर कि 6200 हैं, दिख रहा होगा आपको कि 6200 हैं, इनको 3 भागों में बांटना है। ठीक है जी, चलिए बांटते हैं कि 3 भागों में कैसे बांटते हैं। 6200 को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 में बांटना है। देखो बच्चों, अगर ये अनुपात मेरे पास डायरेक्ट ऐसे होता कि 2 3 5, तो मेरे को कुछ भी दिक्कत परेशानी कुछ नहीं होता। लेकिन जब ये फ्रैक्शन में होते हैं तो हमको उनको क्या करना होता है कि ये नीचे वाले जो नंबर हैं, अगर ये खत्म हो जाएं तो मेरे पास ऐसा रेशियो आ जाएगा। ठीक है जी, अब इस रेशियो को खत्म करने के लिए क्या करूंगा मैं, इनका एलसीएम ले लो बच्चों। एलसीएम का क्या होगा, 3 दूनी 6 पंजो 30, तीनों को 30 से गुना कर दो। जब मैं तीनों को किसी चीज़ से गुना करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वापिस से वही चीज़ें आ जाती हैं। तो 2 से काटूंगा ये आ गया 15, 2 से काटूंगा 3 से काटूंगा ये आ जाएगा 10, और 5 से काटूंगा ये आ जाएगा बच्चों 6। तो अब जो मेरा अनुपात है 15 10 6। ठीक है जी, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, 3000, 2000, 1200, 3500 है जी, 2000, 1200। सी ऑप्शन है 2500, 2000, 1700। डी ऑप्शन है 2200, 3000 और 1000। ठीक है, ये मेरे पास ऑप्शन है। अब करना क्या है बच्चों, जब मेरे पास क्वेश्चन में ऑप्शन होते हैं तो ऑप्शन की सहायता से मैं अपने आप आराम से कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे, देखो बेसिक तरीका ये बोलता है कि इन तीनों को जोड़ो तो 15 10 25, 25 और 6 31। अपने पास 31 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 6200, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6200 बटे में 31, ऐसे ही करते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 200, अब 200 इससे गुना कर दो तो ये आ जाएगा 15 दूनी 30, 3000। इससे करूँगा ये 2000 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1200। ठीक है जी, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो और अगर मैं ये चाहता हूँ कि आपकी मेहनत में अगर मैं एक चटकीला एक बहुत ही रंगीन रंग डालूँ, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। करने की ज़रूरत क्या है कि देखना है कैसे। अब ये देखो बच्चों, एक तो पैसे कैसे बटेंगे कि ए को सबसे ज़्यादा मिलेंगे, बी को फिर उससे कम और सी को सबसे कम। तो ये इस अनुपात में है, ये भी इसमें है, ये भी इसमें है, लेकिन ये ऑप्शन ऐसे हो गया तो इसको तो कट कर देना है। अब बचे दो ऑप्शन, देखो 6200 हैं, क्या मैं इसको जोड़ूं तो क्या मेरे पास 6200 आ जाएगा बच्चों, 500 रुपये ज़्यादा आएंगे, है ना। 6700 इनका जोड़ होगा तो ये भी कट हो जाएगा। अब ये देखो ये कितना हो जाएगा 2700, और ये कितना हो गया, और ये तो इससे भी कम हो जाएगा, 7 7 14, 2 और 1 3 और 1 4, 4400 रुपये हो गए ये। तो ये तो इससे भी कम हो गया, तो ऑप्शन में नंबर मेरा कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसमें मैं ये भी चेक कर सकता था कि मैं स्टार्टिंग वाला 2 अनुपात ले लेता हूँ 15:10। तो जो भी ऑप्शन 15:10 में होगा, 15:10 का मतलब बच्चों 5 दिए 15, 5 दूनी 2:3:2 में होगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन करने हैं ऐसे। अगला क्वेश्चन है कि 3 कारों की चालों का अनुपात दे रखा है बच्चों, आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 3 चालों का अनुपात दे रखा है और हमसे पूछा है उनके समय का अनुपात क्या होगा। चाल का अनुपात दे रखा है बच्चों 3 4 6, और मेरे पास समय का पूछा है। ठीक है जी, और मेरे पास ऑप्शन है 3 4 6, 6 4 3, और सी ऑप्शन है बच्चों 4 3 2, और डी ऑप्शन है 2 3 5। ठीक है जी, अब बच्चों करना क्या है इसके अंदर, देखो एक छोटी सी बात आती है। आपको पता है जैसे 1600 मीटर की आप रेस क्वालिफाई करके आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और वही बच्चा एग्जाम दे सकता है जो 1600 को क्वालिफाई करके आया है। ठीक है जी, अब अगर मैं एक बात पूछूं कि जिसकी स्पीड ज़्यादा है, क्या उसको समय ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। आप बोलोगे सर ये कैसी बात है, जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसको तो समय तो कम ही लगेगा, है ना। तो समय कम क्यों लग रहा है बच्चों, क्योंकि उसकी जो भागने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो
अगर सेम डिस्टेंस होती है, जो दूरी भागते हैं वो अगर समान होती है, तो अगर किसी को समय ज़्यादा लग रहा है तो उसकी स्पीड कम है, और अगर किसी को समय कम लग रहा है तो उसकी स्पीड ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि उल्टा रिलेशन होता है। अगर चाल का अनुपात ये है तो समय का इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब क्या है कि अगर मैं इनको ए, बी और सी ले लूँ तो ए और बी का कितना हो जाएगा 4:3, और बी और सी का कितना हो जाएगा बच्चों, जैसे यहाँ ऊपर है 4:6, तो कितना हो जाएगा 6:4। अब सिर्फ मेरे को ये चेक करना कि कौन सी ऑप्शन में 4:3 है, कि ए बड़ा है बी से। क्या ए बड़ा है बी से? नहीं है। क्या? हाँ, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये फिर से छोटा आ गया, तो दो ऑप्शन कट हो गए। अब मेरे को ये चेक करना कि 4:3 है, 4:3 है। अब 6:4 चेक कर लो, 6 को काटो, 3:2। क्या ये 3:2 है जी। ये क्या है, ये 3:2 है? ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है। ठीक है जी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बच्चों। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर दे रखा है बच्चों 115। कह रहा है कि छोटी संख्या बताओ। अब छोटी संख्या बताने के लिए मैं एक बार फिर से ऑप्शन लिख देता हूं। ठीक है जी। अब इसका बेसिक तरीका बोलता है कि अंतर दे रखा है तो इन दोनों संख्याओं का अंतर ले लो बच्चों। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 115, तो एक की कितनी आ जाएगी 23। अब छोटी संख्या पूछी है तो 23 से गुणा कर देंगे 69 आ जाएगी, और अगर बड़ी संख्या पूछता तो 23 से गुणा कर देते तो वो आ जाती। ठीक है जी, लेकिन इतना भी करने की जरूरत नहीं है बच्चों। अब एक मैं छोटी सी बात बताओ, आप कौन सी संख्या बतानी है, छोटी संख्या बतानी है, 3 बतानी है। अब जो 3 से डिवाइड होगा वो आंसर हो जाएगा। अब ये देखो 3 की डिविजिबिलिटी क्या क्या कहती है कि संख्या के अंकों का योग अगर मेरे से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उस नंबर को मैं डिवाइड कर दूंगी। अब देखो 8 4 12 और 1 13 नहीं होगा। 9 4 9 9 4 13, 13 और 1 14, 14 का फिर से 14 क्या 3 के पहाड़े में आता नहीं आता। 9 6 15, 15 आता है। 9 और 5 14, 14 नहीं आता। बस इतना ही करना है, डायरेक्ट ऑप्शन से करना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन होता है ये। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। इसका बेसिक मेथड क्या बोलता है कि इनके साथ x ले लो। क्यों? क्योंकि x लेने से ये कोई संख्या बन जाती है। अब संख्या के अंदर संख्या जोड़ सकते हैं, लेकिन अनुपात के अंदर संख्या हम नहीं जोड़ सकते बिना x के, इसलिए बच्चों मैंने x ले लिया। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर, लो जी मैंने 8 जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ये अनुपात 3:4 हो जाता है, और वो पूछ रहा है अपन से दो संख्याओं का योग ज्ञात करो। संख्याओं का योग क्या होगा, 2x 3x है, इनका योग 5x, इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो। तो करना क्या है साथियों, देखो पहले x को सोल्व करना है। कैसे? 4 दूनी 8, 3 तिया 9, एक साइड 8 होगा एक साइड 9 होगा। अगर मैं एक साइड 8 को उस साइड लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, एक x बचेगा। ठीक है जी। अब अगर ये दोनों संख्या समान है और इनमें अंतर देखो 1 है, तो 1 की और 8 की गुना कर दो बस। तो 1 की और 8 की कितनी आ जाएगी 8। करना इतना ही है बस। और ये कोई ट्रिक नहीं है बच्चों। देखो 4 8 32 और 3 8 24 है ना। एक बार 8 का पहाड़ा 4 पे जा रहा है, एक बार उससे कम जा रहा है 3 पे। मतलब 8 की टेबल में कितना कितना अंतर होता है, 8 8 का अंतर होता है। इसमें कोई मैंने नया नहीं बताया। अब x की वैल्यू मेरे पास आ गई 8। 8 आने के बाद मैं क्या करूंगा, 5x की 8 के साथ x की जगह 8 रख दूंगा, तो 5 गुना में 8 कितना हो जाएगा बच्चों, संख्याओं का योग मेरे पास हो गया 40। ठीक है जी। और अगर इस मेथड से आप नहीं करना चाहते तो मेरे पास एक और भी है कि 2:3 है और 3:4 है 8 जोड़ने पर। तो करना क्या है बच्चों, 5 5 वालों की गुणा, 3 तिया 9, दूर दूर वालों की गुणा, 4 दूनी 8, इन दोनों का अंतर 1 है। अब इनके अंतर से अगर ये संख्या समान है तो गुणा कर दो 1 से, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 8। और संख्याओं का योग 3 दूनी 3 और 2 5, 8 बन जो 40। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो बच्चों ऐसा ही है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। ऐसे क्वेश्चन आपके
पेपर में आते हैं अनुपात से। तो अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है बच्चों 3:5। पहले बेसिक से करते हैं इनके साथ। चलो जी, मैंने एक्स ले लिया, 9 घटा दिया इन दोनों में से और मेरे को रेशियो मिल गया बच्चों 12:23। ठीक है जी। अब वही पहले एक्स सोल्व करना है बच्चों, 3x और 5x है तो 23 दिया 69 आएगा, 69x और 12×5 60। तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये मैंने लिख के इसलिए बताया कि थोड़ा आपको जल्दी समझ में आ जाए। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। 23 दिया 69, 12×5 60, इसका अंतर आ गया 9। 9x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, मैंने बताया था अभी, अगर ये दोनों संख्याएं समान है तो इनका अंतर देखो कितना, 11। 11 का 9 से गुणा कर दो। समान होने के साथ साथ उनका साइन भी समान होना चाहिए, जैसे ये माइनस का तो ये माइनस का, अगर ये प्लस का है तो ये प्लस का। तो 11 और 9 की गुणा 99 हो जाएगी बच्चों। यहाँ से x की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 11, क्योंकि 99 को 9 से डिवाइड करूंगा तो 11 आएगा। अब वो पूछ रहा है तो छोटी संख्या, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। इसमें देरी लिखा है, देरी नहीं है बच्चों, वो छोटी है। तो 3x है तो 3 गुणा में 11, तो 11 दिए 33, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अगला है देखो, एज वाला क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आता है एक ना एक। तो ये एज वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था बच्चों, 2:3 था। ये देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्तमान, वर्तमान से पहले वर्तमान से बाद। कह रहा है कि 4 साल पहले, ये लो जी 4 साल पहले लिखा दिया मैंने 2:3, और 4 साल बाद, ये लो जी 4 साल बाद 5:7 है। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है बच्चों। अब एक एज के जो आयु के बच्चों क्वेश्चन होते हैं उसमें एक कंसेप्ट लगता है, क्या वो कंसेप्ट क्या बोलता है, वो बच्चों बोलता है कि अगर कोई दो हैं, कोई दो बच्चे हैं, मान लो एक 20 साल का है एक 25 साल का है, तो उनकी आयु का अंतर 5 है, तो वो 10 साल भी 10 साल बाद में भी क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। क्यों क्यों रहेगा, एक 30 का हो जाएगा और एक 35 का हो जाएगा। लेकिन जो आयु का जो अंतर है वो हमेशा ही समान रहता है। ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद में 7 का डिफरेंस आ जाएगा या 8 का आ जाएगा, है ना, कि एक ज़्यादा बड़ा हो गया एक ज़्यादा छोटा हो गया। तो अब पहले मेरे को चेक करना कि ये इसमें अंतर कितना है, 1 का है। इसमें अंतर कितना है बच्चों, 2 का है। अब ये अंतर समान करना है। अंतर समान कैसे करते हैं, एक दूसरे के जो अंतर है उससे गुना कर दो, इस 2 को इनसे गुना कर दो, गुना 2 गुना 2। इसे 21 के साथ करोगे तो 5:7 आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। ठीक है जी। अब ये देखो, अब 4 से हो रहा है 5, 6 से हो रहा है 7, है ना। 4 से 5 होने में 1 यूनिट लग रही है बच्चों। अब ये 1 यूनिट क्यों लग रही है, क्योंकि ये 4 साल पहले का और 4 साल बाद का। देखो ये वर्तमान है, 4 साल पहले का और 4 साल बाद का, तो ये कितना हो गया, 8 साल हो गया। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चों, 8 साल है। और मेरे पास वर्तमान आयु पूछ रहा है वो, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 साल है, तो 4 साल पहले उसकी कितनी थी, 4 8 32 और 8 6 48। इसमें मैं 4 जोड़ दूंगा क्योंकि 4 साल पहले की है, तो ये आ जाएगा 36। और इसमें अगर मैं 4 जोड़ दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 52। तो 36 और 52 आपका आंसर हो जाएगा। किसी के मन में ये शंका आ रही होगी कि सर नीचे वाले से निकालेंगे, नीचे वाले से निकाल लेंगे। 8 पंजे 40, 40 में से फिर 4 घटा देंगे क्योंकि ये 4 साल बाद का है। ठीक है, ऐसे ही 7 वाले से आ जाएगा, 8 7 56, 56 में से 4 घटेंगे 52 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखो जी, आपके काम का है, आपका पेपर क्लियर होगा उसके बाद आपको घर का खर्च, अपनी सेविंग, अपने खर्चे, सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी ना, इसीलिए तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है। कहता है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:6 है। ये देखो जी 5:6 है। देखो बच्चों 3 चीजें होती हैं आय, ठीक है। अब आय को कैसे ज्ञात करते हैं, एक तो मेरी महीने की इनकम कितनी है, ठीक है जी, अब कितना मैं खर्चा करता हूं, प्लस में कितना मैं बचत करता हूं, ये होती है आय, है ना। 3 ही चीज होती हैं, मैं कमाता हूं, खर्च करता हूं और बचाता हूं। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है, सारे सारे खर्च नहीं करने हैं। तो ये लो जी, मैंने इनकम को ले लिया एक्स के साथ। अब कहता है कि उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि क्रम से 1800, ये देखो बच्चों आय है,
अगर मैं आय में से उनकी बचत घटा दूं, अगर मैं आय में से बचत इधर लाके खर्च बचत घटा दूं आय में से, तो क्या मिलेगा मेरे को? खर्चा मिलेगा, खर्च मिलेगा ना। तो इसमें से मैंने 1800 घटा दिए और इसमें से मैंने 1600 घटा दिए, मेरे पास आ गया 3:4। ठीक है जी। अब कह रहा कि बी की मासिक आय बताओ। अब बी की मासिक आय बतानी है जी, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। 3400, 2700, 1720, 7200। ठीक है। अब करना कैसे है बच्चों? करना वैसे ही है, सोल्व। देखो पहले एक्स को सोल्व करना है बच्चों। 4 पंजो 20x और 6 × 18। एक साइड 20 है, एक साइड 18 है, तो कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। ठीक है। अब अगर ये संख्या अलग अलग है तो गुना करनी पड़ेगी बच्चों। 18 चौके 72, एक साइड आएगा 7200 और एक साइड आएगा 16 × 4800। तो इसमें से ये माइनस कर देना है। तो 12 में से 4 8 जाएंगे तो 4 बचेगा बच्चों। यहाँ पे 6 बच गया, 6 में से 4 गए 2। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2400 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200। अब वो किसकी आय पूछ रहा है बच्चों? b की आय पूछ रहा है। b की आय अपने पास कितनी दे रखी? 6x दे रखी है। तो 6 गुणा में 1200, तो 12 छिक्के 7200। ठीक है जी। अब कोई पूछ बच्चे के मन में शंका ही होगी कि सर ये तो हमें भी करना आता है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक बताओ। इसका शॉर्ट ट्रिक बच्चों ये है कि कमाल का है। कैसे? अब जैसे मेरे पास अनुपात में था ए और बी की आय का अनुपात 5:6 और वो बी की पूछ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं एक यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, उसको 6 से गुना करूंगा और 6 से गुना करने के बाद वो 6 से विभाजित होगी। अब ऑप्शन में देखो कि 6 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, चेक करोगे तो एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा कि 7200। तो आप यहाँ ऐसे भी डायरेक्ट इसको आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों सिक्कों वाला। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हो आप। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं दो बातें बताता हूं आपको। पहली बात तो ये बच्चों कि जिस क्वेश्चन में सिक्के दे रखे हैं तो अनुपात रुपयों का मिलेगा, रुपयों के अनुपात को सिक्कों में बदलना है, ध्यान से सुनना। दूसरी बात बच्चों, एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें रुपए मिलेंगे, तो जो अनुपात मिलेगा अपन को उसमें क्या मिलेगा? वो सिक्कों का मिलेगा, सिक्कों को अपन में रुपये में बदलना। बस ये दो बातें ध्यान रखनी है। तो दे रखा है बच्चों 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे और 280 सिक्के दे रखे हैं। इनका अनुपात दे रखा है 8:4:3 में। ठीक है जी। 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य बताना है। मेरे पास ऑप्शन है 70, 60, 80 और 90। तो करना क्या है? मैंने अभी बोला था अगर सिक्के दे रखे हैं तो अनुपात रुपयों का है, इसको सिक्कों में बदल लो। कैसे? अब 8 रुपये बनाने के लिए एक एक रुपये के कितने सिक्के लगेंगे? 8 सिक्के लगेंगे बच्चों। प्लस 4 रुपये बनाने के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के लगेंगे? 1 रुपये में 2 लगता है तो 4 में 8। इसमें कितने लगेंगे? 1 रुपये बनाने के लिए 4 लगते हैं, तो 3 रुपये बनाने के लिए 12। ठीक है, 12, 8, 20 और 28, 28 यूनिट की वैल्यू। अब ये क्या आ गए? सिक्के आ गए बच्चों, और सिक्के ही दे रखे हैं 280। तो इसके कितने गुना है? ये 10 गुना है बच्चों, है ना? 10 गुना है। अब अपन से क्या पूछ रहा है वो? अपन से पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आई बच्चों? 8। तो 8 गुणा में 10 कितनी आ गई बच्चों? 80 आ गई। ठीक है जी। अब कोई पूछेगा कि शॉर्ट ट्रिक सर, शॉर्ट ट्रिक बच्चों इसकी ऐसे ही है। जैसे 50 पैसे की पूछ रहा है, अनुपात दे रखा 4, तो 4 का डबल कर दूं तो 8, है ना? तो 8 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें जो दूसरी टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो है रुपए दे रखे हैं, 225 रुपए दे रखे हैं बच्चों। एक रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है 8:5:3। ठीक है जी। अब मैंने बताया था अगर रुपए दे रखे तो इस अनुपात के क्या बनाने हैं? रुपए बनाने हैं। मैं एक बार ऑप्शन और लिख देता हूं। 80, 112, 160, 172। ठीक है जी। अब ये देखो बच्चों, 8 सिक्के हैं मेरे पास और एक एक
रुपए के सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे? 8 रुपए बनेंगे। 5 सिक्के हैं 50 पैसे के तो कितने रुपए बनेंगे? 2.5 रुपए बनेंगे। बनेंगे या नहीं बनेंगे? और 3 सिक्के हैं 25 पैसे के तो कितने रुपए बनेंगे? ये बन जाएंगे। बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे? देखो 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपया बनाने में दो सिक्के लगते हैं तो 2 तो वो बन गए, 50 पैसे ज्यादा एक्स्ट्रा आ गए। तो इनको जोड़ो, 8 और 2 10, 8 और 2 10, 50 और ये आ जाएगा 11.25 रुपए। इसकी वैल्यू दे रखी है बच्चों 225। ठीक है, तो 1 रुपए यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 225 को मैं 11.25 से डिवाइड करूंगा। अब पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो यहाँ लगा दो। इसको ये कितने पे काटेगा बच्चों? 20 पे काटेगा, क्योंकि इसका डबल ऊपर है। ठीक है, तो 20 से काटेगा। अब वो क्या पूछ रहा है बच्चों? आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आई है बच्चों? 8 आई है। 8 थी ना, तो 8 को क्या करना है? 20 से गुना करना है। तो कितना आ जाएगा? 160 सिक्के आ जाएंगे। ठीक है जी, आ गया होगा समझ में? देखो मैं दोबारा बता देता हूं। जब सिक्के दे रखे हों तो अनुपात रुपयों का है, रुपये के अनुपात को सिक्के में चेंज करना है। जब रुपए दे रखे हैं तो अनुपात सिक्कों का, सिक्कों के अनुपात को रुपये में चेंज करना है। लेकिन इसमें आंसर करना है इससे और इसमें आंसर करना है सिक्के बना के, रुपए बना के। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों चतुर्थ अनुपात का, फोर्थ प्रोपोर्शन का। देखो समानुपात का मतलब बता देता हूं, x अनुपात y समानुपात a अनुपात b। अब बच्चों ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है वो। ठीक है, तो करना क्या है? इसका मतलब समानुपात का मतलब होता है कि x अपॉन में y बराबर है a अपॉन में b। कोई भी क्वेश्चन हो उसको ऐसे लिख लो, जो कटता है काट दो और जो आता है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब जैसे इसमें दे रखा है, इसमें डायरेक्ट दे रखा है कि पहला चतुर्थ अनुपात निकालना है 10 12 15 का। ठीक है जी, अब चतुर्थ अनुपात निकालते हैं तो बच्चों क्या करते हैं? दोनों की गुना करते हैं, लास्ट वाले दोनों की गुना करते हैं और पहले से भाग कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा बच्चों? 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 2 से 6, 6 तिये 18। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अगला है कि थर्ड अनुपात, एक 16 एक 24 है। तो तीसरे अनुपात में बच्चों क्या करना होता है कि 24 की 2 बार, लास्ट वाली संख्या की 2 बार गुना करनी होती है और पहले वाली से भाग करना होता है। तो 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 2 से काटा 12, 12 तिये कितना आ जाएगा बच्चों? 36 आ जाएगा। तो अनुपात वाले चैप्टर में बच्चों आपके जो सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं, अनुपात वाले चैप्टर से आते हैं, यही क्वेश्चन आते हैं, है ना? इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये आ जाएंगे तो आपके तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन ये आएंगे नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें संख्याएं चेंज मिलेंगी। अगले क्वेश्चन दिख रहा है आपको बोर्ड पे। यदि एक संख्या का प्रतिशत का क्वेश्चन है बच्चों, यदि एक संख्या का 23% कितना दे रखा है? 690 दे रखा है, तो उस संख्या का 72% कितना होगा? ऑप्शन लिख देता हूं मैं एक बार, 2160, 1450, 1380। ठीक है जी, तो उस संख्या का 72% पूछा है बच्चों। दो तरीके बताऊंगा बच्चों, एक सिंपल मेथड बताऊंगा, एक मिनटोस मेथड बताऊंगा। देखो इसमें क्या करते हैं कि कोई भी चीज होती, कोई भी नंबर होता है, कोई भी गणना होती है या कुछ भी चीज लगा लो, वो अपने आप में कितनी होती है बच्चों? 100% होती है। ठीक है जी, अब यहां से 1% की वैल्यू कैसे निकालते हैं? 690 बटे में 23। या अगर किसी में थोड़ा सा दिमाग है और यूज करना जानता है तो ऐसे भी देख सकते हैं कि 23 तिया 69 और 1 जीरो और 30 गुना है, तो 100% कितनी आ जाएगी बच्चों? अगर मैं 30 से गुना करूंगा तो 3000 आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? अब 72% निकालनी है तो 3000 का 72% कितना होगा? बटे में 100। ठीक है, अब यहाँ के भी है ना, थोड़ी सी समझदारी दिखानी है बच्चों। देखो 1 जीरो है, 1 जीरो तो लास्ट में मिलेगी मिलेगी, इसका मतलब ये ऑप्शन तो कट हो जाएगा। ठीक है, पूरी गुना नहीं करनी है। अब देखो 3 दूनी 6, मतलब जीरो के बाद जो 6 होगा वो आंसर हो जाएगा।
ठीक है, कैलकुलेशन में ऐसी स्मार्टनेस आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप दूसरों से आगे हो जाओगे। अब दूसरी बात है कि दूसरी बात है जो शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल सीधी शॉर्ट ट्रिक है, उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि बेहतर कि जो फैक्टर होते हैं बच्चों वो 8 गुना में 9 होता है, ठीक है। और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करना कि 9 किस संख्या को विभाजित करेगा या नहीं करेगा, वो बड़ा ही चेक करना आसान है। जैसे मैं लिखता हूं, ठीक है, तो 9 बनाते जाओ काटते जाओ, 5 4 9 7 2 9, एक बचा नहीं होगा। अब ये चेक करना कि ये नंबर 9 से 9 इसको विभाजित करेगा या नहीं करेगा। तो देखो 9 बनाते जाओ, 7 और 2 9, 5 और 3 8 और 1 9, अगर 0 आता है तो कर देगा। इसका मतलब देखो 72 से अगर मैं किसी चीज को गुणा कर रहा हूं तो वो 9 का मल्टीपल हो जाएगा। तो 9 का मल्टीपल चेक करते, देखो 8 और 1 9, 3 बचेगा नहीं होगा, 5 4 9 1 बचेगा नहीं होगा, 6 1 7 और 2 9 ये हो जाएगा, 5 4 9 7 और 1 8 ये नहीं होगा। बस इतना ही करना है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये आ गया होगा समझ में। देखो दूसरे क्वेश्चन में बड़े कंफ्यूज होते हो आप कि कौन किससे ज्यादा है, कौन किसका क्या लगता है, कैसे बताना है। एक सिंपल सा फंडा बताता हूं आपको इसका। ए बी से 20% कम है, ये लिखा जी मैंने ए, ये लिख दिया जी मैंने बी। कह रहा है कि ए बी से 20% कम है, इसको 100 मान लो, इसको 80 मान लो। मान लो क्या बोल ही रहा है वो कि 20% कम है, ठीक है जी, मैंने 20 कम कर दिया इसको। अब कह रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखो क्वेश्चन में देखोगे कि ए के आगे से लग रहा है, ए से, तो जिसके से लगता है उसको नीचे ले लो 80। अब ये कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, 20 ज्यादा है ना, और गुणा में 100 कर दो, 2 एकम 2 4, तो 1/4 गुणा 100 ये आता है 25%। जिसके से लगता है वो नीचे आ जाएगा। अगर वैसे समझ में डायरेक्ट नहीं समझ में आता तो जिसके से लगता है बच्चों वो नीचे आ जाता है बस। अगला है, यदि चीनी की कीमत में 10% की कमी कर दी जाए, 10% की वृद्धि की जाए तो कितने प्रतिशत खपत कम होनी चाहिए। देखो बच्चों एक ही कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, जैसे मान लो कि मेरे को रसगुल्ले लेके आने हैं और रसगुल्ले पहले आते थे 100 रुपये में 1 किलो, और मेरी जेब में हमेशा ही 100 का नोट रहता है, चाहे रसगुल्लों का रेट बढ़ो या चाहे घट जाओ, ठीक है, चाहे रसगुल्लों का रेट कितना ही परसेंट इंक्रीज हो जाओ, बढ़ जाओ या घट जाओ, मेरे जेब में 100 का नोट रहता है, वो मेरे को खर्च करना रहता है, ना 100 से कम ना 100 से ज़्यादा। अब मैं दुकानदार के पास गया, मैंने 100 का नोट निकाला, भाई 1 किलो रसगुल्ले दे दे, रसगुल्ले उसने दे दिए। अब क्या हुआ बच्चों, धीरे धीरे महंगाई बढ़ने लगी, अब 120 रुपये किलो रसगुल्ले हो गए, ठीक है। मैं दुकानदार के पास वापस गया, मैंने 100 का निकाला, ले भाई रसगुल्ले दे दे। क्या वो 1 किलो रसगुल्ला देगा, वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि अब 120 रुपये में आ रही है, तो 100 रुपये में चीजें कम आएंगी, इसका मतलब मेरी जो खपत है वो 1 किलो से बच्चों कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो यदि चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होती है तो कितने प्रतिशत खपत कम होनी चाहिए ताकि वह समान रहे। तो देखो ये है जी कीमत, कीमत कितनी हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, 100 से 110, इसका मतलब 10 से 11, तो खपत इससे उल्टी हो जाती है बच्चों, खपत हो जाएगी 11 से 10। तो देखो खपत कम होगी ना, एक कम होगी, कितने पे होगी 11 पे, तो 1/11 गुणा 100 कितना होता है, इसी फ्रैक्शन याद करनी पड़ेगी बच्चों, 9 से ही 1/11% होती है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि वृत्त की त्रिज्या को 30% घटा दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। त्रिज्या पहले कितनी थी बच्चों, 100 थी, 30% घटा दी, 70 बच गई। ये आर है, ये पहली है, ये दूसरी है, तो 0 से 0 काट दो बच्चों। अब क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वेयर, और ये भी पाई आर स्क्वेयर। ये पहली त्रिज्या थी, ये दूसरी त्रिज्या थी घटने के बाद। अब इनके अनुपात लेना, तो बच्चों पाई की जरूरत नहीं है, पाई काट दो। अब बच गया R1 का स्क्वायर, तो R1 कितनी है बच्चों, 10 थी पहले, 10 का स्क्वायर करूंगा 100 आ जाएगा। अब R2 कितनी थी, 7 7 7 49। अब 100 से कितना कम हो गया, कितना कम हो गया बच्चों, 51। तो 51% की क्षेत्रफल में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए।
अगला है, यदि किसी माल की कीमत में 40% की कमी आई है। अब ये देखो, इसी में एक स्टेप आगे का क्वेश्चन है। क्या हो रहा है बच्चों, कीमत में 40% की कमी आ गई, मतलब 100 से कितनी होगी, 40 की कमी आने के बाद 60 हो जाएगी बच्चों। तो 0 से 0, 2 से 5 और 2 से 3। ठीक है। और इसकी खपत में 30% की वृद्धि होगी, मतलब 100 से 130 हो जाएगी। अब 10 जो पहले 50 का व्यय होता था, अब होता है 39 का। तो कितने की कमी होगी, 11 की बच्चों। 50 पे गुणा में 100, तो 50 दूनी 11 दूनी 22%। तो 22% ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये पहला ऑप्शन जो 20 दे रखा है वो 22 आएगा बच्चों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक किसी चीज की कीमत 16.66% की वृद्धि होती है, पुरानी कीमत प्राप्त करने के लिए इसे कितना कम करना। देखो बच्चों, 16.66 का मतलब होता है 1/6। अब 6 का 16.66% अगर निकालता तो 1 आता है, वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब चीज 6 से 7 हो रही है। अब पुरानी कीमत कितनी है, नई कीमत होगी बच्चों 7, और लेके कितनी आनी है 6, तो मेरे को 1 कम करना पड़ेगा बच्चों, कितने पे, 7 पे। तो 1/7 होता है 14 से ही 2/7%, इसका मतलब 14.28% होता है। ठीक है जी। अगला है 45 गुणा में x। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 45 गुणा में x बराबर है किसके, 900 गुणा में 25% के। ठीक है जी। तो करना क्या है, 45 गुणा में x बराबर है 900 गुणा में 25/100। 2 जीरो से बच्चों 2 जीरो काट देनी है। ठीक है। 9 पंजो 45 और 5 5 25, तो x की कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 5 आ जाएगी। ठीक है। अब ये कह रहा है कि किसी घन के प्रत्येक किनारे में 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है बच्चों भार भार का क्षेत्रफल। ठीक है। अब उसके प्रत्येक किनारे में कितनी वृद्धि की गई है बच्चों, 10%। 100 से 110 हो गया, इसका मतलब 10 से 11 होगी उसकी भुजा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, 6a², ये भी 6a²। ठीक है। तो ये पहली है, ये दूसरी है। तो देखो 6 तो दोनों में सेम है, तो वो दोनों में सेम चीजें कट जाती हैं। तो पहले है कि अगर 10 का स्क्वायर करूंगा तो 100 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 121। ठीक है। अब 100 पे जितनी भी चीज बढ़ती है वो प्रतिशत में बढ़ती है, तो कितनी बढ़ी है, ये 21, तो 21% में 21% इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में इजाफा होगा। ठीक है जी। अगला है, एक संख्या का 25% 6 के बराबर है। कह रहा जी एक संख्या का 25% किसके बराबर है बच्चों, 6 के बराबर है। ठीक है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जो मूल संख्या से 50% अधिक हो। तो 100% कितना होगा बच्चों, देखो इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, 25 चौके 100, 6 चौके 24। अब इसका 50% ज्यादा, इसका 50% कितना होगा, 12, ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है जी। जब एक संख्या को 120 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या स्वयं की 130 बन जाती है। तो देखो जी, 130% खोल दिया मैंने, 100 कर लिया जी। अब 0 से 0 काट दो, कितना आ गया, 13/10। अब 10 से ये 13 होगी, क्यों, क्योंकि इसमें 3 यूनिट की वृद्धि होगी, और ये 3 यूनिट की वृद्धि किसके बराबर है, 120 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 120/3। 3 से काटूंगा 40। अब कह रहा है कि वह संख्या क्या थी, संख्या क्या होती है बच्चों, जो नीचे लिखी होती है वो ओरिजिनल संख्या होती है। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 400। वह संख्या कितनी थी, 400 थी जी। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 20 और 10% बढ़ा दी जाती है। तो लंबाई बच्चों क्या कर दी, 20% बढ़ा दी। लो जी 20% बढ़ा देते हैं, तो 0 से 0 कटेगा, 2 पंजो और 2 छिके, मतलब 5 से कितनी कर दी बच्चों, 6 कर दी।
और उसकी चौड़ाई कितनी कर दी, 10% बढ़ा दीजिए। लो जी 10% बढ़ाऊंगा तो 100 से 110 हो जाएगा और 0 से 0 कटेगी, इसका मतलब कितनी हो जाएगी ये 10 से 11। ठीक है जी। अब इसका क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, 5 दाए 50, 11 छिके 66, तो 50 पे कितनी बढ़ गई बच्चों, 16 बढ़ गई 50 पे, तो कितनी बचेगी 16 दूनी 32% बच्चों बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन है जी जो आपके प्रतिशत के चैप्टर में बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए। जब आप लाल किताब उठा के देखोगे तो आपको ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। अगला चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे कि एक व्यक्ति 1 रुपए में 8 संतरे खरीदता है और 1 रुपए में 6 संतरे की दर से बेचता है। देखो 1 रुपए में 8 उसने खरीदे बच्चों और 1 रुपए में उसने 6 बेच दिए। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलता कि मैंने 1 रुपए में 8 खरीदे और मैंने 2 रुपए में 8 बेच दिए, तो सीधी सीधी बात है कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, तो इसमें अगर ना समझ में आता है तो बच्चों क्या करना है, इन दोनों को आर्टिकल को सेम बना लो। कैसे, इसको 6 से गुना कर लो, इसको 6 से गुना करोगे इसको भी 6 से गुना करना पड़ेगा, इसको 8 से कर लो इसको भी 8 से करना पड़ेगा। इसका मतलब 6 रुपये ये हो गए, 8 रुपये ये हो गए। अब रुपयों पर ध्यान देना है, 6 की चीज़ को मैं कितने में बेच रहा हूँ, 8 पे बेच रहा हूँ। 2 का फायदा हो रहा है कितने पे, 6 पे, 1/3। 1/3 का मतलब कितना होता है, 33 सही 1/3% या 33.33%। ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन है, यदि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, ये है जी आपका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और ये है जी क्रय मूल्य। ठीक है, ये विक्रय मूल्य ये क्रय मूल्य, मतलब क्या है कि 5 की चीज को मैं 4 रुपए में बेच रहा हूँ, एक की हानि हो रही कितने पे, 5 पे, तो 100 पे कितनी होगी बच्चों, 20% की हानि हो जाएगी। हो जाएगी नहीं आ जाएगी, अभी महंगी चीज को सस्ते में बेचोगे तो हानि होगी ना। अगला है, एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है। लो जी ये क्रय मूल्य है 100, ये विक्रय मूल्य है, मैंने बेच दिया 20% की हानि पे, तो कितना आ गया बच्चों, 80 आ गया। यदि विक्रय मूल्य को 40% बढ़ा दिया जाता है, ये 80 था, इसको 40% बढ़ा दो बच्चों, तो इसका 40% कितना होगा, 4×8 32। अगर मैं 80 में 32 का इजाफा और कर दूं, ठीक है, तो अब मेरे को कितने का फायदा होगा, 100 की चीज मैं 112 में बेच रहा हूं, तो 12% का मेरे को इसमें फायदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, 25% की हानि पर 8400 रुपए में एक वस्तु को बेचा जाता है। कितने की हानि पर, 25% की हानि पे, तो 25% की हानि, तो 75% मेरा क्या हो गया बच्चों, विक्रय मूल्य हो गया, और इसकी वैल्यू दे रखी है 8400 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य बताना जी, क्रय मूल्य कितना होता है बच्चों, 100% होता है। अब इसको सोल्व करने के लिए ऑप्शन और लिख देता हूं मैं, अब इसको सोल्व करने के लिए मैं रेशियो ले सकता हूं। कैसे बच्चों, 25 तिया 75, 25 चौके 100, इसका मतलब 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 84। कितने गुना है बच्चों, ये देखो 8 और 4 12 डिवाइड हो रहा है, तो 3 दूनी 6 है ना, एक की वैल्यू निकाल रहा हूँ, 3 दूनी 6, बच गया 2, 3 8 24, और 2 जीरो और लगा दो, 2800 गुना है, तो 4 गुना में 2800 करूंगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, 2 जीरो तो ये लग जाएंगी, और 4 8 32, और ये 3 असल के 11, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 11,200 रुपये। अगला है बच्चों कि एक डीलर क्या करता है कि वो बोलता है कि मैं आपको ये चीज लागत मूल्य पर ही दे रहा हूं, लेकिन वो करता क्या है, वो गड़बड़ कर देता है कि 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम दे देता है, तो उसको कितना फायदा होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, इन क्वेश्चन में क्या कंफ्यूजन होता है
कि हम इस पे जज नहीं कर पाते कि कितने में कितने का प्रॉफिट हो गया, कितने के ऊपर कितने का प्रॉफिट हो गया। तो जो हम चीज देते हैं या जितनी चीज हम देते हैं उस पे हमेशा प्रॉफिट होता है। ये देखो, अब यहाँ पे 20 कम दी ना, तो 20 दुकानदार के बच गई कितने पे, 80 पे, और 20 चौके 80, 1/4 कितना होता है बच्चों, 25% का प्रॉफिट हो गया, उसको फायदा हो गया। यदि चावल को 48 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है तब 20% की हानि होती है। इसका मतलब 80% की वैल्यू कितनी है जी, 48 है। ठीक है, ये इसके कितने गुना, बस 8 को देखो, और वो बोल रहा है कि 20% का लाभ, मतलब 20% का लाभ कमाऊंगा तो 120 हो जाएगा, 0 से 0 काट दो, 8 छिक्के 48 होता है, 12 छिक्के 72, बस इतना ही करना है बच्चों, 12 छिक्के 72। एक वस्तु को 5% की हानि के स्थान पर 10% के लाभ पर बेचा जाता है। क्वेश्चन पढ़ो बच्चों आराम से, कि एक वस्तु को 5% की हानि पर, हानि के स्थान पर, पहले वो हानि पे बेच रहा था, वो 5 में बेच रहा था, अब इसके स्थान पर 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो व्यक्ति को 75 रुपये अतिरिक्त लाभ प्राप्त होते हैं। क्यों हुए, क्योंकि 95 की जगह वो 110 पे बेच रहा है। अब यहाँ पे कितने का अंतर हो गया बच्चों, 15 का। 15 यूनिट की वैल्यू 75 दे रखी है, कितने गुना है इसके, 5 गुना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना बच्चों, इसके भी 5 गुना कर दो, फिर 500 रुपये आ जाएगी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 420 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 5% का लाभ होता है। 10% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो 105% की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 420, और 10% का लाभ, तो 110% की वैल्यू पूछ रखी है। तो ये बच्चों इसके कितने गुना है, 4 गुना है। इसके 4 गुना कितना आ जाएगा, 440। एक बात और बच्चों, यहाँ पे 11 है ना, 110 में 11 है, तो मैं 11 का मल्टीपल डायरेक्ट आंसर लगा सकता हूँ, जिसे इसमें दे रखा है। देखो पहला ऑप्शन है 380, 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, दूसरा ऑप्शन हो रहा है 44, तीसरा ऑप्शन 46 से नहीं हो रहा, चौथा ऑप्शन भी नहीं हो रहा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक वस्तु को 510 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। 15% की हानि का मतलब क्या होता है बच्चों, विक्रय मूल्य कितना हो गया मेरा, 85% हो गया। 85% की हानि होती कितने में, 510 पे। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य कितना होता है बच्चों, 100% होता है। ठीक है जी। अब ये देखो 15% की हानि हो रही है, विक्रय मूल्य 85 हो गया, 85% की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 510 दे रखी है, और 100% की हमें निकालनी है। तो अब ये देखना है बच्चों, अगर देखो अगर ये ऐसा नहीं कट रही है, काटने में दिक्कत आ रही है, तो ये क्या चीजें होती है बच्चों, ये अनुपात में होती हैं। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 17 × 85 और 17 × 51। ठीक है जी। इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 6 है, ये इसके कितने गुना है, 6 गुना है। ये भी इसके कितने गुना था, 6 गुना था, तो इसका 6 गुना कितना हो जाएगा बच्चों, 600। ये कैलकुलेशन करने का तरीका होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु को 14% लाभ की बजाय 23% लाभ पर बेचा जाए, कह रहा कि पहले उसको 114 पर बेचा गया था और अब 23% लाभ पर बेचा जाए, तो लाभ 189 अधिक हो जाता है। अब देखना क्या है बच्चों, 23 और 14 का डिफरेंस देखना है, कितना है, 9। 9 है ना, 9 यूनिट की वैल्यू 189 है, कितने गुना होगी, देखो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य 100 होता है, गुना में 2100 कर दो बच्चों, 2100 रुपये हो जाएगा वो। ठीक है जी। तो अगला चैप्टर है बच्चों आपका समय व कार्य। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, कि ए कोई काम 5 दिन में, बी कोई काम 10 दिन में, और सी कोई काम 30 दिन में करता है, और मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। मैंने ले लिया यहाँ पे इनका एलसीएम। ठीक है जी। इसकी क्षमता आ गई 6, इसकी 3 और इसकी 1। अब तीनों की क्षमता को अगर मिलाऊंगा तो 6 और 3 9 और 1 10 आ गया बच्चों, और टोटल काम मेरे पास 30 है, तो 30/10 कितना आ जाएगा बच्चों,
3 दिन में कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को करते हैं। ए और बी मिलके 5 दिन में करते हैं और ए अकेला इस काम को 30 दिन में कर सकता है। तो दोनों की एफिशिएंसी फिर से 30 आ गई बच्चों, इसकी 6 आ गई और इसकी 1 आ गई। अब ये देखो, ए इसकी ए की 1 है, अब 1 में मैं क्या जोड़ू कि मेरे को 6 मिल जाए, तो 5, तो 5 किसकी आ गई बच्चों, बी की। अब बी इस कार्य को कितने दिन में कर देगा, 30/5, 6 दिन में कर देगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पी अकेला एक काम को 25 दिन में कर सकता है। कह रहा है जी पी एक अकेला काम को 25 दिन में कर सकता है। लो जी, करवा दिया। और पी क्यू से 40% कम दक्ष है, ये पी है जी, ये क्यू है। अब कह रहा है कि पी क्यू से 40% कम क्षमता है इसकी, दक्ष मतलब क्षमता, तो 40% कम मतलब 60 है ना। तो 2 तिये और 2 पंजो, मतलब इसकी क्षमता का अनुपात कितना दे रखा है, 3:5। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, 5:3। अब कह रहा है कि पी 25 दिन में कर रहा है, तो 5 की वैल्यू 25 है और पूछ रखा है अपन से कि क्यू, तो ये कितने गुना, 5 गुना, इसको भी 5 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएंगे बच्चों, 15 दिन आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। यदि 8 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं, 8 पुरुष किसी काम को 14 दिन में कर सकते, तो 7 पुरुष कितने दिन में करेंगे, भाग कर देंगे बच्चों, 8 दूनी 16 दिन में कर देंगे जी। ठीक है, 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं, कह रहा है कि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी काम को 96 दिन में करते हैं। लो जी, 3 महिलाएं भी 96 दिन में करती हैं और 2 पुरुष भी उस काम को 96 दिन में करते हैं। कह रहा है तो 6 आदमी और 7 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, ये दोनों बराबर इसलिए हैं क्योंकि ये भी कार्य है और ये भी कार्य है और ये कार्य समान है, इसलिए दोनों बराबर होते हैं। तो 96 से 96 कटेगा बच्चों, और यहाँ पे मैन अपॉन में वुमन, इनकी क्षमता आ जाएगी 3/2। इसका मतलब क्या है कि मैन की एक आदमी की क्षमता 3 दिन और महिला की 2। क्षमता का मतलब होता है कि एक दिन में वे कितना काम करते हैं। अब इनसे ये काम करवाना है, तो पहले इनकी एफिशिएंसी, पहले देखो कुल कार्य निकालो यहाँ से, 2 गुना में एम की कितनी आ गई, 3 आ गई और गुना में 96। अब इसको डिवाइड करना है इसकी क्षमता निकाल के। अब एक आदमी की कितनी है, 6, 6 तिये 18, प्लस में एक महिला की 2 है, 7 दूनी 14, तो ये कितना आ जाएगा, 32 आ गया बच्चों। अब 32 से इसको काट देना है, तो 3 पे 32 तिया 3 96, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अगले पे आ जाओ। कह रहा है कि अकेला विशाल किसी कार्य के 1/3 भाग को, कह रहा है कि 1/3 भाग को कितने में करता है, 60 दिन में, और 1/4 भाग को 30 दिन में करता है। तो ये पूरा काम कितने में करेगा, 3 से गुना हो जाएगी बच्चों, 180 में, पूरा काम 120 में। तो अब मैं 180 और 120 के हिसाब से इसको सोल्व करूंगा, कितना एलसीएम आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी 18 दूनी 36 होता है, 2 होती है, इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। कहता है कि विशाल और अशोक एक साथ मिलेंगे तो काम ये हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 से काटेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 72 दिन लगेंगे। क्वेश्चन है बच्चों, एक्स वाई से 25% अधिक कुशल है, यहाँ पे लिखा मैंने एक्स और ये वाई। अब कह रहा है कि एक्स वाई से 25% ज़्यादा कुशल है, ये लॉजिक कर दिया, ये 100 है तो ये 125 है, 25 पंजो 125, 25 चौके 100, ये क्षमता का अनुपात आ गया बच्चों इनका। ठीक है जी, आगे कह रहा है कि वाई अकेला एक कुर्सी को 10 दिन में बनाता है, तो समय का क्या हो जाएगा बच्चों, 4:5। अब कह रहा है कि वाई अकेला 10 दिन में बनाता है, गुना में 2, एक्स कितने में बनाएगा, गुना में 2, 8 दिन में बना देगा बच्चों, ऑप्शन ए। पी किसी कार्य को 36 दिन में पूरा करता है, क्यू पी से 50% अधिक कुशल है जी, ये लो 100, ये 150, 1 0 से 1 0, 5 से 2, 5 से 3, ये लो जी, और समय लग गया बच्चों 2:3 है। कह रहा जी पी को 36 दिन लगते हैं, ये लो जी लगा दिए।
कितने गुना है? 12 गुना है। तो क्यू को कितने दिन लगेंगे? इसको भी 12 गुना लगेंगे, 24 दिन लग जाएंगे जी। ठीक है। एक आपके इसमें आता है कि एक ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों, डबल डबल, ए प्लस बी कोई काम 10 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी कोई काम 20 दिन में कर रहे हैं, और सी प्लस ए किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है जी, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। तो इन इससे क्या करना है कि वो बोलेगा कि ए बी सी मिलके कितने दिन में कार्य करेंगे, या ऐसा बोल देगा कि कोई ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, ऐसा कुछ बोल देगा। तो करना क्या है बच्चों, इसमें एलसीएम ले लिया, इसकी एफिशिएंसी 6 आ गई, इसकी कितनी आ गई? 3 आ गई, इसकी आ गई 1, सॉरी इसकी आ गई 2। ठीक है जी। अब करना क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो कि दो दो बार आ जाएगा ए, दो बार ए बी सी आएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे इनकी कुल क्षमता कितनी आ गई? 6, 3, 9 और 2 11। तो अब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? इसकी आधी आ जाएगी बच्चों, बस ये ध्यान रखना है। बाकी वैसा का वैसा सेम रहेगा कि 60 कार्य को 11/2 से करेगा, तो 2 यहाँ पे गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 120/11 दिन आ जाएंगे। ठीक है। और अगर पूछता है कि ए कितने दिन में करेगा, तो मैं यहाँ पे बी और सी की घटा दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा कि ए प्लस में 3 बराबर है 5.5, तो फिर ए की यहाँ से निकाल के उसे डिवाइड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों अपना टाइम एंड डिस्टेंस का। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है, तो उसकी गति कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं 5/18 से अगर गुणा कर देता हूं तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाती है। ठीक है, ये होगी मीटर पर सेकंड में। अब कह रहा है कि यही यदि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? तो देखो 54 गुणा में 5/18, ये मीटर पर सेकंड में होगी। अब दूरी क्या होती है बच्चों? गति गुणा में समय, ये लो जी समय कर दिया। अब 9 छीके 54, 9 दूनी 18, 2 से काटा 20 आ गया, 6 पंजो 30 और 30 दूनी 60, ये आ गया जी 600 मीटर। अब 600 मीटर में दो चीजें हैं बच्चों, 150 मीटर तो क्या है, प्लेट रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, और 150 ये है, तो 450 मीटर की क्या आ जाएगी? 450 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म आ जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, 440 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी? तो देखो ये प्लेटफॉर्म है, अगर एक रेलगाड़ी इसको क्रॉस करेगी तो बच्चों इसको पार करेगी। यहाँ पे मान लो ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी का पहला डिब्बा है, मतलब इंजन है, तो 400 मीटर की तो ये होगी, और 200 मीटर की रेलगाड़ी है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 600 मीटर को 20 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड है, तो 2 से काटूंगा कितना आ जाएगा? 30 सेकंड आंसर आ जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखो, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 6 घंटे में तय करती है। 72 गुणा 6 ये कुल दूरी होगी, क्योंकि 72 स्पीड है, 6 घंटे का समय है। अब इसी दूरी को 8 से करवाना है, 8 घंटे में तय करूंगा तो स्पीड कम हो जाएगी, 8 में 72, 9 छीके 54 किलोमीटर प्रति घंटा अब स्पीड हो जाएगी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 1200 मीटर तथा 600 मीटर लंबे दो पुल को 240 सेकंड तथा 160 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई, देखो बच्चों ये फिक्स कंडीशन का क्वेश्चन है, करना कैसे है ध्यान से देखना। 1200 वाले में 240 टाइम लगता है, और 600 वाली में 160 टाइम लगता है। करना क्या है, जब स्पीड निकालते हैं, गति निकालते हैं रेलगाड़ी की, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना? 600, नीचे इन दोनों का डिफरेंस कितना? 80। तो ये कितना आ गया? 2 से काट दो इसको, 4 से काट दो, 15 चौके 60 और 2 मीटर पर सेकंड, ये आ गई स्पीड आ गई।
अब क्या करना है, इसको 160 सेकंड चला लो चाहे 240 चला लो, तो मैं प्रीफर करूंगा छोटी संख्या क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी इससे। तो 15/2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर 160 सेकंड जाएगी तो कितना जाएगी, 15 × 120 और 1 0 और 1200। 1200 में क्या है, 600 मीटर का तो प्लेटफॉर्म है ये वाला, और 600 मीटर का क्या है, गाड़ी रहेगी। ठीक है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो बच्चों पिछले वाले क्वेश्चन की तरह दोनों स्पीड दूरी ऐड हो जाएंगी, 500 प्लस में 250 कितना हो गया, 750 मीटर हो गया। अब इसको डिवाइड करना है उसकी गति से, 15 मीटर प्रति सेकंड, तो 15 5 75 50 सेकंड की आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। अगला है, कमल अपनी कुल दूरी का 4/5 भाग रेलगाड़ी से कर लेता है। अब 4/5 भाग का मतलब क्या बच्चों, टोटल दूरी कितनी है, 5 है, 5 में से 4 उसने रेलगाड़ी से कर ली, और जो बाकी बची दूरी है 15 किलोमीटर उसने कार से की है। तो बाकी कितनी बची, 4 तो कर ली, एक बची है, 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 75 किलोमीटर कुल दूरी हो जाएगी। एक व्यक्ति यात्रा के 2 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तथा 3 घंटे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तय करता है, संपूर्ण यात्रा का औसत क्या है। तो औसत गति क्या होती है बच्चों, कुल दूरी अपॉन में कुल समय। ठीक है, अब कुल दूरी कितनी है, 2 घंटे 40 की स्पीड से चलेगी तो इससे 80 चलेगी, और 50 की स्पीड से 3 घंटे चलेगी तो इससे 150 चलेगी। समय कितना लगा, 1 बार 3 1 बार 2, तो 5 घंटे, तो आ जाएगी 230/5, 5 चौके 20 और 5 छके 30, 46 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड आ गई बच्चों। अब अगला भी है, एक औसत गति का क्या है, एक औसत गति में होता है कि एक स्पीड से जाता है एक स्पीड से आता है, तो इसमें लगता है कि 2xy अपॉन में x प्लस में y। जैसे अगला क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, एक व्यक्ति a से b तक 30 किलोमीटर जाता है और वापस आने की स्पीड उसकी 20 है, औसत गति बतानी है। तो 2 गुना में 30 गुना में 20 बटे में 30 + 20 50, 5 छके 30, तो 6 दूनी 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर उसकी औसत गति होगी आने और जाने की। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितने सेकंड में वह 225 मीटर दूरी तय करेगा। तो बच्चों क्या करना है, 225 बटे में, अब 45 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इससे गुना करेंगे, 9 दूनी 18, 9 पंजो 45, तो ये क्या आ गया 225 बटे में 25, 5 5 25, और ये 2 ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो 25 निम्न 225, 9 दूनी 18 सेकंड आ जाएगा बच्चों। अगला है, एक कार की गति 20 मीटर पर सेकंड है, 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी। तो इसको पहले किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लिया और इसको 2.5 घंटे चला दिया बच्चों। 2.5 घंटे का मतलब क्या होता है, 2.5 आवर, तो 5 चौके 20, 18 चौके 72 गुणा में, इसको लिख सकता हूं मैं 5 बटे में 2, तो 2 से काटूंगा 36, 36 पंजो कितना होता है 180। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का है बच्चों। ये क्वेश्चन वो है जो बच्चों आपके एग्जाम में बार बार इस तरह के क्वेश्चन है ना रिपीट होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में सेम टू सेम नहीं लेकिन ऐसे ही मिलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। अब एक बात बताओ बच्चों, दोगुनी कब होगी, जब मान लो कि मैं किसी को 100 रुपये देता हूँ और वो 200 रुपये हो जाए। अब 200 रुपये में 100 तो क्या हो गया, ब्याज हो गया, और 100 मेरा मूलधन हो गया नहीं हो गया। अब कह रहा है कि 5 साल में दोगुनी हो रही है, इसका मतलब क्या है कि मैंने 1 रुपया लगाया होगा और वो डबल हो गया, 2 रुपये हो गया। अब इसमें एक तो ब्याज हो गया और एक मेरा मूलधन हो गया।
तो साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा में समय कितना है 5 है, दर निकाल लो यहाँ से 100, तो 5 से काटा 20, तो यहाँ से दर आ गई कितनी बच्चों 20% आ गई। अब इसी दर से बताना है कि 8 गुना कब होगा। अब पहले 8 गुना देखो, 1 से 8 गुना कब होगा, जब मेरे को 7 ब्याज मिलेगा और 1 मूलधन होगा। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा में दर गुणा में अब की बार समय बताना है बटे में 100, तो 20 पंजो और 5 साते 35, तो 35 साल में ये 8 गुना हो जाएगा जी। ठीक है, समझ गए होगे आप। अगला क्वेश्चन है जी, एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है जो कि 3 वर्ष में 17% हो जाती है। अब देखो बच्चों, अगर मेरे पास कुल दर है तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकता हूं, जैसे इस क्वेश्चन को करूंगा। अब 1 साल की 17% है तो 3 साल की कितनी हो जाएगी बच्चों 51%। ये क्या आ गया, ये ब्याज की दर आ गई, और ब्याज दे रखा मेरे को 2550 रुपए। मूलधन बच्चों 100% होता है। जैसे प्रतिशत में किया था, प्रॉफिट एंड लाभ हानि में किया था, मैं सारा का सारा अर्थमेटिक का तरीका एक ही रखता हूं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। अब देखो ये इसके कितने गुना है, अब ये देखने के लिए देखो, इस जीरो को छोड़ दो, जीरो लिख दो यहाँ पे। अब 51 को अगर मैं 5 से गुना कर दूं तो ये आ जाएगा, इसका मतलब 50 गुना हो गया। तो मैं इसको 50 गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा 5000 रुपये आ जाएगा। बस इतना ही करना था इसमें। कितने समय में 9000 रुपये की राशि 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 13500 हो जाएगा। तो देखो 9000 से 13500 हो रहा है, इसका मतलब ब्याज कितना मिला था 4500। तो साधारण ब्याज बराबर है मूलधन कितना है जी 9000 रुपये, गुणा में दर गुणा में समय निकालना है जी हमें। ये लो जी निकाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट हुई, 1 जीरो से ये कट हुई, 5 दूनी 10 और 9 पंजो 45 और 5 दूनी 10, 10 साल आ जाएंगे जी। बी ऑप्शन। 2000 रुपये के मूलधन पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज। तो देखो बच्चों, 1 साल की 5% है, 2 साल की 10% होगी, तो 2000 का 10% निकालना है, कितना आ जाएगा 10। जब 10% निकालते हैं तो 1 जीरो कम करते हैं, 200 रुपये आ जाएगा। बी ऑप्शन। अब अगर आपके पेपर में चक्रवृद्धि ब्याज का अगर क्वेश्चन आता है तो सिर्फ 2 साल का आएगा। अब इसको ध्यान से देखना है कि कैसे करना है। अगला क्वेश्चन है, यदि ब्याज की दर 18 प्रति वर्ष हो और 20,000 रुपये का 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखो जी 18% है, 2 साल है। अब इसकी कुल दर निकालने के लिए बच्चों कैसे करना है कि x प्लस में y प्लस में x y अपॉन में 100। तो x प्लस वाई करूंगा, 18 प्लस 18 प्लस में 18 गुणा में 18 बटे में 100। तो 18 18 कितने हो गए बच्चों 36, और ये कितना हो गया 324, और नीचे 100 जीरो तो 3.24 है ना। तो 36 और 3 39 पॉइंट में 2-4% कुल दर होगी। अब इतना प्रतिशत किसका कैलकुलेट करना है 20,000 का। अब सामने मेरे पास ऑप्शन भी है 7748, 7848, 7648, 7948। अब कैलकुलेट नहीं करना है बच्चों, देखो 1 2 2 जीरो तो इस वाली और 2 इस वाली, तो सारी जीरो कट जाएंगी। इसका डबल देखो, अब 39 का डबल कितना होता है 76, और 24 का 48 आंसर। ठीक है, घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन देख के। अगला क्वेश्चन है कि 12,000 रुपए के मूलधन पर 5% की वार्षिक दर पर वार्षिक संयोजन से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो 5% से क्या होगा 5 प्लस 5 प्लस 5 गुना में 5 बटे में 100, तो 5 और 5 10 प्लस में 5 5 25, 2 जीरो कटेंगे तो 0.25, इसका मतलब 10.25% निकालना है किसका 12,000 रुपए का। अब ऑप्शन देखो कितने हैं 1250, 1200। अब देखो 1200 तो तब आता, तब क्या होता कि 10% रेट होती, तो इसका मतलब 1200 से तो ऊपर आएगा, 1230 और 1300। 1300 भी नहीं आएगा है ना, 1200 और इन दोनों ऑप्शन में से छांटनी है हम। ठीक है, अब 10% निकालू तो बच्चों 1200 आएगा। ठीक है, अब
0.25 का मतलब क्या होता है कि 1/4, 1/4 कैलकुलेट करूंगा तो इसका कितना आ जाएगा, 30 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी कट हो जाएगा, ऐसे करने हैं। यदि 1000 को, अगला क्वेश्चन है, 1000 रुपये को 12.5% की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। तो एक साल की अगर 12.5% है, क्या है बच्चों, अगर एक साल की 12.5% है तो 2 साल की कितनी हो जाएगी, 12 दूनी 24 और आधा आधा 1, 25% होगी ना दर। तो अब क्या करना है, 1000 रुपये का 25% निकालना है, कितना आ जाएगा, 250। और मिश्र धन क्या होता है, मूलधन जमा में ब्याज। तो मूलधन है ये 250 है, तो कितना आ जाएगा, 1250, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है जी, कह रहा है कि 800 रुपये निवेश किए और वो 8 साल में 12,000 रुपये हो गए। समान ब्याज दर पर 6 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो बच्चों, अब मूलधन है, साधारण ब्याज का क्या फंडा होता है बच्चों, हर साल सेम लगता है। देखो 800 से 1200 हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 400 रुपये ब्याज मिला है, कितनी साल में, 8 साल में। तो एक साल में कितना मिलेगा, 400 बटे कितना मिलेगा, 400 बटे 8 पंजो 40, 50 रुपये मिलेगा। अब 6 साल का कितना हो जाएगा, 6 पंजो 30, 300 हो जाएगा। तो 6 साल में कितना हो जाएगा, 800 प्लस में 300, तो मिश्र धन तो आ जाएगा बच्चों 1100 और ब्याज मिलेगा मेरे को 300, डी ऑप्शन। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है 24, 40, 120 का HCF बताना है, महत्तव समावर्तक बताना है बच्चों। तो देखो 8, 4, 12, 40। अब एक बात बता देता हूं बच्चों HCF के बारे में। HCF ऐसा नंबर होता है, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर दे। या तो वो छोटा नंबर होगा या छोटे नंबर का कोई मल्टीपल होगा, छोटे नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। छोटे नंबर से बड़ा कौन सा है, 40 है, ये काट दो। अब देखते हैं, 8 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो ये ऑप्शन है। 4 से भी हो जाएंगे ये, लेकिन ये 12, 12 से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। 4 से भी ये तीनों हो जाएंगे, लेकिन बड़े से बड़ा नंबर छांटना है। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 18/5 और 20/9, इनका क्या बताना है जी, अच्छी एलसीएम बताना है, लघुत्तम समावर्तक। जब एलसीएम बताते हैं फ्रैक्शन का, तो इन दोनों का बच्चों जो ऊपर रहता है उन दोनों का क्या होता है, एलसीएम होता है, और नीचे का HCF होता है। तो नीचे का HCF क्या होगा, 5 और 9 का 1, ऊपर 18 और 20 का क्या होगा। अब ऑप्शन है मेरे पास 60, 12, 30, 180। अब एलसीएम क्या होता है, तो बड़ा नंबर या इसका कोई मल्टीपल, ऐसा नंबर जो 18 से भी और 20 से भी डिवाइड हो जाए। तो ऐसा ही कि लग रहा है मेरे को 180, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आगे जी 7/5 और 9/25 का लिस्ट लघुत्तम समावर्तक HCF क्या होगा। फिर से देखो 5 और 25 का 5 आ जाएगा। अब पहले ऑप्शन में 5 है, दूसरे में नहीं है, दूसरा कट कर दो। तीसरे में है, तीसरा रख लो। दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन रख लिया 63/5, दूसरा कट हो गया क्योंकि उसके नीचे 5 नहीं है। तीसरा 56/5 और चौथा भी कैंसिल कर दिया क्योंकि उसके ओपन में 7 है। अब ये देखना कि 7 और 9, 9 7 63, तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एक कंसेप्ट लगता है बच्चों कि 2 नंबर की अगर मैं गुणा करता हूं तो वो बराबर आता है उनके एलसीएम के गुणा और HCF की गुणा के बराबर आता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है बच्चों 6, 8, 4, 5 और HCF दे रखा है 37। तो एलसीएम पूछा है मेरे से। ठीक है जी। और मेरे पास ऑप्शन है 111, 37, 148, 185। इसको बड़े ही सावधानी से करना है बच्चों। कैसे सावधानी का मतलब बड़े आराम से। देखो गुना 37 को इससे भाग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन की जो लास्ट वाली संख्या वो अलग अलग है। ये देखो 5 है, अब मैं 7 को किससे गुना करूँ कि 5 आ सकता है। 7 एकम 7 आएगा, 7 7 49, 9 आएगा, 7 8 56, 6 आएगा, 7 5 35, 185 आंसर आ जाएगा। ठीक है, भाग नहीं करके देखना है बच्चों। दो संख्याओं का अनुपात 7/11 है, उनका HCF 13 है बच्चों। ठीक है,
HCF कितना है, 13 है। तो HCF कितना है बच्चों, 13 है। उनका एलसीएम बताना है। तो एक कंसेप्ट लगता है कि नंबर के रेशियो को अगर मैं HCF से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब अनुपात को अगर मैं महत्तव समापवर्तक से गुणा कर दूं, तो उनका क्या आ जाता है बच्चों, एलसीएम आ जाता है। तो नंबर का रेशियो कितना है, 7 गुना 11। 7 गुना 11 गुणा में HCF कितना है जी, 13 है। तो एलसीएम आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। अब ये देखो लास्ट नंबर से करना है, 101, 1001, 143, 234। अब देखो 3 एकम 3 है ना, 3 7 21, मतलब लास्ट में 1 आएगा। तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, और इतने नंबर की गुना 101 नहीं आ सकती, तो 1001 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दो संख्याओं का क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF तथा एलसीएम 8 और 48 है। कितना है जी, 8 और 48। यदि संख्याओं का अनुपात 23 2:3 है, संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो संख्याओं का जब अनुपात निकलता है तो बच्चों उनमें से जो संख्या समान होती है वो निकलती है, इसका मतलब HCF निकलता है। अगर मैं HCF से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो वापस वही नंबर आ जाएंगे। तो देखो 8 दूनी 16, 8 3 24। तो बड़ा नंबर पूछा है 24, और अगर छोटा नंबर पूछेगा तो 16। दो संख्याओं में एलसीएम HCF की गुणा दे रखी है। एक संख्या दे रखी है 3 6 9, दूसरी संख्या पूछी है बच्चों। अब ऑप्शन है मेरे पास 21, 3 9 27। अब ये देखो बच्चों एक आना चाहिए, 9 को किससे गुना करूंगा, 9 9 81 है ना, तभी तो आएगा। तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देखो 9 3 27 आएगा, 9 एकम 9 आएगा, 9 7 63 आएगा, तो 9 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8 12 15 20 से प्रत्येक से डिवाइड हो जाए। तो ऑप्शन लिखूंगा बच्चों मैं यहाँ पे, ठीक है जी। अब करना क्या है बच्चों, करना सिर्फ इतना है, 8 12 15 20 से देखना है। 8 12 15 और 20 से देखना है। 8 से देखो, अगर लास्ट की 3 संख्या डिवाइड हो जाती हैं 8 से, तो वो संख्या पूरी की पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। देखो 940 को चेक करते हैं। तो 8 एकम 8 बचा 14 बच्चों, है ना। 8 एकम 8, फिर कितना बच गया, 60 बच गया, तो इसका मतलब नहीं होगा। 8 एकम 8 बचा 18, 8 दूनी 16 बचा 20, नहीं होगा। 8 एकम 8 बचा 16, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है कि 4 घंटियाँ एक निश्चित समय के साथ बजती हैं। ठीक है जी, एक बार बजा दी। अब जो उनमें से प्रत्येक घंटी है वो अलग अलग टाइम पे बजती हैं। एक 6 सेकंड पे बजेगी, एक 8 सेकंड पे, एक 10 पे, एक 12 सेकंड पे। तो कितने मिनट बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी? तो करना क्या है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इनका एलसीएम लेना। कितना आ जाएगा, 120 सेकंड आ जाएगा। कि 120 सेकंड जब स्टॉप वॉच में होगी 120 सेकंड, तभी एक साथ बजेंगी। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करना है बस। 60 दूनी 120, 2 मिनट। अगला क्वेश्चन है बच्चों औसत का। कह रहा है 15 संख्याओं का औसत 4 है। 15 का कितना औसत है जी, 4 है। तो योग कितना हो जाएगा? देखो औसत का मतलब बच्चों होता है योग बटे संख्या, है ना। अब संख्या दे रखी है, औसत दे रखी है, अगर दोनों की गुना होगी तो क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। 15 चौके 60, 60 आ गया। यदि एक संख्या 8 हटा दी जाए तो 8 हटा दो 52, ठीक है। अब पीछे की संख्या कितनी बच गई, 14 बच गई। तो 52 बटे में 14, अब कितने पे जाएगा, 14 तिये 42 आ जाएगा। 10 बच गया बच्चों, पॉइंट लगाया, उतारा 0। अब कितने पे जाएगा, 14 7 98, तो 3.71 इसकी एवरेज आ जाएगी। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 8 है। देखो अगर 5 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है जी, लगातार बोलते हैं क्रमागत को, इनका औसत 8 है, तो इसका मतलब इसके 2 इधर होगी 9 10, और इसके 2 इधर होगी 7 और 6। देखो 1 2 3 4 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 8 है।
यदि पिछली 5 संख्याएं भी शामिल कर लीजिए, इससे पीछे 5 संख्या क्या होगी? 5, 4, 3, 2, 1। तो नया औसत क्या होगा? अब देखो बच्चों, 5 संख्या ये होगी, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या ये होगी, है ना। अब इनके बीच में क्या पड़ेगा? 5.5। तो 5.5 इसका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, 10 संख्याओं का औसत 9.5 है। 10 संख्याओं का औसत कितना है जी? 9.5 है। यदि एक संख्या 5 को हटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो योग कितना होगा बच्चों? 9.5 गुणा में 10, 95 आ जाएगा। इसमें से 5 हटाना है, 90। अब बच कितनी गई संख्या? 9। 9 से काटूंगा, कितना आ जाएगा औसत? 10 आ जाएगा। कह रहा कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 32 है। 7 संख्याओं में सबसे बड़ी, अब देखो 32 है, 7 है, इसका मतलब क्या है कि 1, 2, 3 इधर होगी, 1, 2, 3 इसकी इधर होंगी। और कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याएं हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? 33, 34, 35। तो सबसे बड़ा नंबर क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 7 सम संख्याओं का औसत है। अगर पूछता कि 7 क्रमागत संख्या है तो उसका तो आंसर बच्चों 35 आता, लेकिन इसमें बोल रखा कि सम संख्याएं हैं, तो 32 बीच में है, इसके बाद 34, 36, 38। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन सी 38 आंसर आ जाएगा। अगला है जी, औसत निकालना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है। 42 बीच में सबसे बड़ी बतानी है। 42, 44, 46 और 48। सबसे छोटी पूछे तो इस साइड चल पड़ूंगा बच्चों में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 6 संख्याओं का औसत 30 है। 6 है, उसका औसत कितना है? 30 है। कह रहा है जी पहली चार का कितना है जी? 30 है। पहली चार का 25 है। और अंतिम 3 संख्याओं का, अंतिम 3 में 4, 5, 6, मतलब 4, 5, 6, 6 दोबारा आ जाएगी, 35 है। तो ये चौथी संख्या वो क्या है? तो देखो बच्चों, 6 संख्याओं का औसत कितना था? 30। तो 180 इनका योग हो जाएगा। पहली 4 का था 25, तो 100 इनका योग हो जाएगा। और आखिरी 3 में 4 2 बार आ रही हैं, तो आखिरी 4 का कितना आ जाएगा? 4 पंजो 20, 2 4 3 12 और 2 14। तो इनका सम हो जाएगा बच्चों 240। अब अगर 240 में से मैं 180 माइनस कर दूंगा तो 60 आ जाएगा। 60 क्या आ जाएगा? तो चौथी संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों? 6 3 18 180। इसमें बच्चों थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक होगी देखने में। यहाँ पे 4 संख्या नहीं है, यहाँ पे 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो 140 की जगह कितना आ जाएगा? 35 दिए 105, तो इनका टोटल हो जाएगा बच्चों 205। अब 205 और 180 का डिफरेंस कितना है बच्चों? 25। ये कौन सी संख्या हो जाएगी? ये चौथी संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है जी, 11 लगातार 11 संख्याओं का औसत कितना है? लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत बताना है बच्चों। लगातार विषम संख्या का औसत उतना ही होता है, जैसे 11 है तो 11 ही हो जाएगा। 1 से 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो कितना होता है? 30 + 1/2, n+1/2, तो 31/2, मतलब कितना आ जाएगा? 15.5। 2 3 5 0 15 का औसत कितना होगा? तो 3 और 2 5, 5 5 10, 15 और 10 25। 25 को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, 5 आ जाएगा बच्चों। 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत देखो, 5 एक 5, 10, 15, 20, कितने लेने हैं? 5 लेने हैं। और अगला है 25, तो कितना आ जाएगा एवरेज? 20 का होता है 15। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा बच्चों? 5 ही होगा। विषम संख्याओं का औसत उतना ही होता है, क्योंकि इनका सम होता है n²। जब एवरेज निकालते हैं n से डिवाइड करते हैं तो n आ जाता है। अगला है 4 5 6 8 10 का औसत निकालो। तो 4 5 9, 9 6 15, 15 8 23 और प्लस में 10 33। 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा?
5 6 30 और 5 6 30, 6.6 आ जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि 6 औसत बताना है, तो 6 + 5 प्लस में x प्लस में 4 प्लस में 15, इनका औसत 12 दे रखा है बच्चों। ये कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं। तो 6 5 11, 11 4 15, 15 15 30 प्लस में x, और ये 5 इससे गुना हो जाएगा बच्चों उधर जाके, तो योग कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो x की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 60 में से 30 जाएंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, ये वर्ग होता है बच्चों जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण कितना दे रखा है? 10 है। ये कितना होता है? अगर √2 को मैं भुजा से गुना कर दूं तो ये विकर्ण होता है। ये दे रखा है 10, तो भुजा कितनी आ जाएगी बच्चों? 10/√2। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 10/√2 गुना में 10/√2, तो आ जाएगा 100/2। 2 से काटूंगा, कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा वर्ग के विकर्ण के बराबर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कोई वर्ग है, ये क्या है? विकर्ण है। यदि वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, ये 10 है, तो ये कितना? 10√2। और ये कह रहा है कि ये जो विकर्ण है ना, ये समबाहु त्रिभुज की एक भुजा है। समबाहु त्रिभुज में तीनों ही भुजाएं समान होती हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुणा में भुजा का स्क्वायर, 10√2 गुणा में 10√2, तो √2 कितने बन जाएंगे? 2, 2 दूनी 4, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 5, तो 50√3 आ जाएगा इस क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। 84 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? कह रहा है जी 84 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, तो 4 गुणा में a बराबर है 84, तो a की भुजा की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 21, 21 चौके 84, और 21 का स्क्वायर अगर मैं कर दूंगा, भुजा का स्क्वायर क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, 441 आ जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है जी 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वर्त का क्षेत्रफल। एक वर्त है, इसकी परिधि होती है, बाउंड्री होती है बच्चों, वो होती है 2πr। ये दे रखी है 44, तो यहाँ पे 2 गुणा में 22/7 और गुणा में r/44, तो देखो 22 दूनी 44, इससे ये कट हो जाएगा, तो r कितनी वैल्यू आ जाएगी? 7 आ जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल होता है बच्चों πr², तो 22/7 गुणा में 7 गुणा में 7, तो ये कितना आ जाएगा? 154, ठीक है जी। यदि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन क्या होता है बच्चों? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6 गुणा में अगर मैं भुजा कर दूं तो क्या होता है? वो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है, भार भार का, सारी सतहों का। तो 6a² की वैल्यू दे रखी है बच्चों हमें 294, तो a² की कितनी आ जाएगी? 6 से काटो, 6 चौके 24, 6 निमे 54, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। इसका आयतन क्या होता है? अगर मैं भुजा का क्यूब कर दूं, 7 गुना 7 गुना 7, तो 343 आंसर आ जाएगा जी इसका आयतन। अगला है 2 घनों का आयतन 64 1 है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? क्यूब रूट कर दो बच्चों, तो इसका आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 1, बस इतना ही करना है। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल क्या होगा? अभी बताया था √3/4 गुणा में भुजा का स्क्वायर, 14 गुणा में 14, तो 2 7 14, इस 2 से फिर से 7 7 7 49, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 12√3 मीटर है, कितना है जी? 12√3 मीटर। और √3/4 a² क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है, और ये है जी 12√3 दे रखा है, √3 से √3 कटेगा, a² कितना आ जाएगा? 12 चौके 48, है ना।
अब ए स्क्वायर 48 को कैसे लिख सकता हूँ 16 गुणा में 3। अगर मैं अब ए की वैल्यू निकालूं तो इसका अंडर रूट लगेगा, इसका आ जाएगा 4 और इसका रूट 4 रूट 3 भुजागी। अब रूट 3/2 गुणा में ए, ये क्या होता है इसकी ऊंचाई होती है, तो रूट 3/2 गुणा में 4 रूट 3, 2 दूनी तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है। त्रिभुज की ऊंचाई कौन सी होती है बच्चों, ये होती है। 15, 8, 17 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो 3, 4, 5, 5, 12, 17, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 6, 8, 10, ये क्या होते हैं बच्चों, ट्रिपलेट होते हैं। समकोण त्रिभुज के होते हैं। तो देखो 8, 15, 17 दे रखा है, तो 17 इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है। 8 ये है, 15 ये है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, तो 15 चौके 60 आ जाएगा बच्चों। अब इसके चैप्टर में देखो बच्चों, रह गया बेलन, है ना, शंकु रह गया, ठीक है जी, ये हो गया बेलन, शंकु, ये स्फेयर, गोला। अब इसमें क्या आता है बच्चों, इसमें भी पाई आता है, इसमें भी पाई आता है, इसमें भी पाई आता है ना। मैं आपको कुछ समझा नहीं रहा, कुछ एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप आराम से सोल्व कर सकते हो। अब पाई में क्या आता है बच्चों 22/7, और 22 में 22 कैसे बनता है 2 गुणा में 11। अब अगर इनका क्वेश्चन आ जाए और अगर आपको फॉर्मूले ना ध्यान हो और ना पता हो कि कैसे क्या करना है, तो 4 ऑप्शन मिलेंगे बच्चों, ए, बी, सी और डी। तो चारों में से जो 11 का मल्टीपल होगा, अगर पॉइंट में ऑप्शन ना हो और 11 का मल्टीपल अगर मिल जाए तो 99% वही आंसर होता है। तो बच्चों करते रहिए मेहनत, 4 दिन बाद आपका 4-5 दिन बाद आपका पेपर है, और मैं भगवान से यही गुजारिश करूँगा कि आपको सफलता मिले इस पेपर में। तो जुड़े रहिए शंकराय डिफेंस एकेडमी के साथ। मैं नवनीत स्वामी। आज का जो अपनी मैराथन क्लास है आज यहीं समाप्त करते हैं। आगे आने वाले पेपर में आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हम लेके आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद और ऑल द बेस्ट।